Good morning, dear student. Myself Vipul Kumar Pareva, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला में या ऑनलाइन जूलॉजी क्लासेस की श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत जाना पहचाना है। आप इसको काफ़ी समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। प्रदूषणों की श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने बात की। कल मेरे जो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि वायु प्रदूषण के बारे में मैंने विस्तार से आप लोगों को बताया। आज हम बात करेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का जो अध्ययन है वो कुछ कारणों में अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यदि हम बात करें जल की तो मैं आपको बिल्कुल वैज्ञानिक तौर से बताना चाहूँगा कि जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था, वैज्ञानिकों की कल्पना है कि पृथ्वी एक आग का धधकता गोला थी जो कि अंतरिक्ष में टूट के गिरा है। धीरे धीरे यहाँ पर ठंड हुई, गैसें बनी। इन गैसों के कॉम्बिनेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में जुड़ने के फलस्वरूप H2O का निर्माण हुआ जिसे हम जल कहते हैं। जल के साथ ही यह जीवन प्रारंभ हुआ जिसमें सर्वप्रथम कहते हैं कि भाई वायरस आया, उसके बाद में प्रोकैरियोटिक फिर यूकैरियोटिक जो इवोल्यूशन की श्रृंखला है वो लगातार आगे चलती रही। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर जिस दिन जल आया था उसी दिन से जीवन आया था। यदि जल ना होगा तो जीवन भी नहीं होगा। आप लोग स्लोगन वगैरह देखते हो, जल ही जीवन का आधार है। अब पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल पाया जाता है, तो चूंकि यदि 3/4 भाग पर जल है तो बिल्कुल निसंदेह रूप से जो पानी में रहने वाले जीव जात है उनकी संख्या ज़्यादा होगी। हमें अच्छे से पता है कि जो वाटर बॉडीज़ है जितनी भी वो सारे जल में ही रहते हैं और जल में ही अपने जो दैनिक जीवन का काम है वो करते हैं। दूसरा, यदि हम जल से निकलकर बाहर आते हैं थल पर, तो थल पर रहने वाले जीव जितने भी हैं ये भी अपने जीवन काल में बिना जल के जीवन यापन नहीं कर सकते। और किसी की बात न करके यदि हम स्वयं की भी बात करें कि हाँ साहब मनुष्य की हम बात कर रहे हैं, तो मनुष्य में आप देख लीजिए बिना जल के आप जीवित नहीं रह पाएंगे। जल हमारे बिल्कुल दैनिक जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी श्रृंखला में जैसे जीवन तो है ही, साथ में नहाने धोने, बड़े बड़े कल कारखानों में किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए तथा एक ठंडा करने के लिए आपने जो शीतलक प्लांट देखे होंगे जो शीतलन की प्रक्रिया करते हैं, तो उनमें भी किसी गर्म चीज़ को ठंडा करने में जल का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये तो हो गई जल की बात। जल की इम्पोर्टेंस भी अपन इन बातों से बता सकते हैं। लेकिन अब मेरा टॉपिक है पॉल्यूशन। जल की अपनी एक स्पेशल क्वालिटी होती है, उसके अपने भौतिक जैविक रासायनिक गुण होते हैं। इन गुणों के साथ यदि कोई खिलवाड़ करता है, कोई छेड़खानी करता है, किसी दूसरी चीज़ों का समावेश होता है, तो ये जो जल है वो जल प्रदूषित हो जाएगा और इसी प्रक्रिया को जल प्रदूषण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि जल के जैविक रासायनिक या भौतिक गुणों में जो परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप वह काम में आने के लायक नहीं रहता या मानवीय योग्य नहीं रहता, तो ऐसा जल जल प्रदूषण कहलाता है। आज के अपने इस अध्याय के अंदर हम इसी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। जल प्रदूषण को पढ़ने से पहले हमें वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनके बारे में भी एक बार नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि वाटर की अपनी एक क्वालिटी होती है। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, सार्वत्रिक विलायक होता है। आप इसमें किसी भी चीज़ को मिलाना चाहेंगे तो मिल जाएगी। इसका जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टी है, इसके अलावा भी इसकी कई प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में मैं 1 to 1 आपसे बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करें तो विलीन ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जल के अंदर ऑक्सीजन होती है, इसी के फलस्वरूप जो जल का जीवजात है वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाता है। मिनिमम जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा है वो लगभग 5 ppm से अधिक होनी चाहिए। 5 ppm से कम होने की श्रृंखला में जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, फलस्वरूप जो जितना भी जीवजात वहाँ पर है वो जीवजात नष्ट हो जाएगा। तो हमारा जो पहला प्रॉपर्टीज़ है वो है विलीन ऑक्सीजन। तो विलीन ऑक्सीजन की मात्रा कम से कम 5 ppm से अधिक होनी चाहिए। सेकंड है कलर। रंग की यदि मैं बात करूँ तो जल रंगहीन होता है, पानी का कोई भी कलर नहीं होता है, बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट होता है। आप इसमें से कुछ भी देख सकते हैं। यदि मैं कहूँ कि ये लाल काला पीला तो नहीं, यदि रंग मिला हुआ है जल में, यदि रंग मिला हुआ है तो वो जल प्रदूषित हो जाएगा, सीधी बात है। अब इसमें ये मत कह देना कि साहब शरबत बनाते हैं तो उसके अंदर भी तो हम डाल रहे हैं, तो वो एडेड फ्लेवर्ड है।
वो आपने खाने के लिए वो चीज़ तैयार की है, लेकिन यदि एक नाली में से अपन पानी लेंगे तो काले कलर का निकलेगा, तो वो एक प्रदूषित जल का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वाद एवं रंग, टेस्ट एंड ऑर्डर। जल में किसी भी प्रकार का कोई भी स्वाद नहीं पाया जाता, यह स्वादहीन होता है। और यदि मैं इसके स्वाद के साथ गंध की बात करूं, यदि मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, तो जल में किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्डर नहीं पाया जाता। स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन, ये इसकी मूल प्रॉपर्टीज़ है। यदि ये चीज़ें कहीं मिल रही है तो दैट इज़ पॉल्यूटेंट, वहाँ पर प्रदूषण का काम हो रहा है सीधा सीधा। आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है टेम्परेचर। पानी का एक निश्चित तापमान होता है जो इसको पीने लायक बनाता है। यदि पानी को आप ज़्यादा ठंडा करेंगे तो उसमें ठंडेपन का गुण आ जाएगा, और यदि आप पानी को ज़्यादा गर्म करेंगे तो उसमें गर्म का गुण आ जाएगा। ठंडा पानी गर्मियों में अच्छा लगता है और सर्दियों में गर्म पानी अच्छा लगता है, लेकिन मनुष्य के हिसाब से मैं आपको बात करूं तो पानी एक निश्चित तापमान पर ही अच्छा लगता है। यदि आप ज़्यादा गर्म पानी पिएंगे तो वो भी आपके शरीर के लिए मेटाबॉलिज्म के लिए थोड़ा सा डिफर होगा तुलनात्मक सादा पानी के। गर्म पानी से आपको बार बार प्यास लगेगी, आपको इस शरीर को तृप्ति, जो पानी की तृप्ति होती है अपनी, वो तृप्ति पूर्ण नहीं होगी और हमको बार बार प्यास लगने लग जाएगी। नेक्स्ट है ऑक्सीकृत होने वाले रसायन। देखिए पानी के अंदर कई प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं। ये बैक्टीरियाज जो पानी के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनको तोड़ने का कार्य करते हैं। जब ये इनको तोड़ देते हैं तो अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ, पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसकी मांग उसके अंदर बढ़ जाती है। दैट इज कॉलिंग BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यदि किसी पानी की BOD ज़्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसकी ज़्यादा है, दैट मीन्स उस पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है और वो जीवों के लिए पर्याप्त नहीं होता है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पानी की BOD यदि कम है तो वो पानी बहुत अच्छा है, और यदि पानी की BOD ज़्यादा है तो ज़्यादा होने के साथ ही वो नुकसानदायक है। BOD जनरली 1 के आसपास होती है तो वो पानी की मात्रा बहुत अच्छी होती है। इसी के अंदर एक दूसरा कंसेप्ट है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक मांग। जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है COD, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट रसायन के साथ मापी जाती है। इसके अंतर्गत जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक व ऑर्गेनिक सब्सटेंस का विघटन करते हैं। विघटन करने के फलस्वरूप पानी के अंदर रसायनों की मात्रा बढ़ जाती है और इस प्रकार का पानी भी पीने लायक नहीं होता। तो कहने की बात यह है कि ऑक्सीकृत होने वाले जो यौगिक हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो चाहे वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, जो ही इनमें रासायनिक क्रियाविधि होती है, तो इसके होने के बाद में जो पानी की वैल्यू है वो पीने के लायक नहीं रहती है। तो हमें BOD कम होनी चाहिए और COD भी हमारी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है pH के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। पानी की जो नॉर्मल pH होती है वो होती है 7 pH वाला पानी पीने के अंदर बहुत ही अच्छा रहता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। 7 pH से कम यदि पानी है तो वो अम्लीय पानी है, और 7 pH से यदि ज़्यादा है तो वो पानी क्षारीय पानी है। आपने कहीं देखा होगा ये कठोर पानी है, ये मृदु पानी है, इसमें साबुन नहीं लगता, वो वगैरह। तो ये जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं ये पानी के एल्कलाइन और एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के कारण होती है। अनेक कुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे मान लीजिए कहीं के कुएँ में अम्लीय पानी निकल रहा है, कहीं के कुएँ में क्षारीय पानी निकल रहा है, तो हमें जो पानी चाहिए उस पानी की pH लगभग 7 ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है अविलता व कुल निलंबीय कणिकीय पदार्थ। अविलता होती है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मैंने आपको मैराइन इकोलॉजी के अंदर बताया था कि पानी के अंदर जब गाद मिल जाती है तो पानी गदला हो जाता है। गदले होने के फलस्वरूप पानी की जो प्रकाश के भेदन की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, फलस्वरूप हमको आर पार साफ दिखाई नहीं देता। ये गदला पानी हम पीने योग्य नहीं है। यदि हम कहें कि हम इसको पी सकते हैं तो हम इसको नहीं पी सकते हैं। साथ ही कुछ सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं, कणिकीय पदार्थ होते हैं कोलाइडल स्टेज के, ये भी पानी के अंदर मिले हुए होते हैं और ये पानी की प्रॉपर्टीज़ को लॉस देते हैं। पानी के अंदर टर्बिडिटी को मापने के लिए एक पैमाना माना गया है जिसको नेफेलोमीटर कहते हैं, हिंदी में इसको अविलता मापी कहते हैं। इसका जो मुख्य आधार होता है वो प्रकाश होता है कि प्रकाश की भेदन क्षमता इसमें कितनी है, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि पानी की टर्बिडिटी कितनी चल रही है। नेक्स्ट हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ। पानी में कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं,
लेकिन ये अपना काम सतत रूप से करते रहते हैं। सूक्ष्म जीवों की हम बात करें तो कॉलीफॉर्म सूक्ष्म जीव, कॉलीफॉर्म सूक्ष्म जीव वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोड शेप्ड होते हैं तथा ग्राम नेगेटिव होते हैं, नॉन स्पोयर होते हैं, मोटाइल एंड एमोटाइल दोनों कंडीशन की ये होते हैं। ये पानी के अंदर रहते हैं, जैसे एसरिया, इस्रिशिया कोलाई वगैरह है, एजोबैक्टर वगैरह है, ये सारे पानी के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। इसमें भी जो फीकल कॉलीफॉर्म होता है, फीकल कॉलीफॉर्म दैट मीन्स मनुष्य के मल के संदूषण से, हमारी आंत्र के अंदर आपको पता है कई प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं। जब हमारा मल का निर्माण होता है, जो मल बनता है, तो उस मल के साथ ये जो जीवाणु है उस पानी के अंदर छोड़ दी जाते हैं। अब ये मान लीजिए ये बहता हुआ किसी सरोवर में मिल जाए, किसी नदी में मिल जाए, किसी झील में मिल जाए और उस पानी का उपयोग कोई आदमी कर रहा है, तो ये सीधा सीधा उसके अंदर बीमारी का घर पैदा कर देगा। आपने पढ़ा भी होगा, एक ही तालाब के अंदर दूषित पानी पीने से हैज़ा, कोलेरा, कई प्रकार की डिजीज़ हो जाती है। तो इस प्रकार का पानी भी हमारे पीने लायक नहीं होता है। नेक्स्ट है बाहरी धातुएं मेटलॉइड्स। आप लोगों ने जानते हो कि कल कारखानों के जो प्लांट होता है, औद्योगिक इकाइयों के जो प्लांट होते हैं, इनका जो ओपनिंग होता है पानी का, ये पानी जाकर किसी तालाब में, किसी नदी में मिलता है। तो अब इनमें मान लीजिए जैसे किसी भारी धातु का निर्माण हो रहा है, हो सकता है कि वो मरकरी हो, कैडमियम हो, लेड हो, कि कोई भी हो सकता है। अब मान लीजिए इस पानी को कोई आदमी यूज़ कर रहा है या अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग ले रहा है, तो मैं आपको बता दूं मरकरी से मिनीमाता नाम की एक डिजीज़ होती है, जिसका हम आगे वर्णन करेंगे। मैं केवल आपको इतना सा बता रहा हूँ कि मरकरी से मिनीमाता होती है, कैडमियम से इताई नाम का रोग हो जाता है, और जबकि लेड से प्लम्बर्जर नामक डिजीज़ हो जाती है। तो इन धातुओं के पानी में मिलने के फलस्वरूप जो बीमारियां उत्पन्न होती है उनके बारे में हमने आपसे बात की। नेक्स्ट है कीटनाशक व अन्य घातक रसायन। कीटनाशक आप लोगों को अच्छे से पता है कि किसान जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो अपनी फसलों को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। कीटनाशक के अलावा फर्टिलाइज़र भी कई प्रकार के होते हैं, तो वो उनका भी छिड़काव करते हैं। अब वो उन्होंने कीटनाशक का छिड़काव तो कर दिया, लेकिन कीटनाशक की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से होती है कि कुछ तो इसमें अपघटित हो जाते हैं वातावरण के अंदर, और कुछ कीटनाशक ऐसे हैं जो कि अपघटित नहीं होते हैं और लंबे समय तक उस जमीन में पड़े रहते हैं। जो ही वहाँ वर्षा होती है, ये वर्षा के साथ कीटनाशक बहते हुए आगे चले जाते हैं। आगे चले जाने के बाद में ये जब जीव जातों के संपर्क में आते हैं, तो जैव संचय व जैव आवर्धन के साथ बायोमैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, इन दोनों के साथ मिलकर ये खाद्य श्रृंखला के अंदर आगे चले जाते हैं। फलस्वरूप ये एक जीव से दूसरे जीव में तथा इनके लंबे समय तक रुके रहने की पॉलिसी के कारण ये जैव श्रृंखला को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। कीटनाशकों के साथ हम खरपतवार नियंत्रण हेतु भी कई प्रकार के कीटनाशक उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा खेतीबाड़ी में जो खरपतवार होती है, वीड्स, उसके लिए वो चाहे घरेलू अपन कीटनाशक को यूज़ करें, DDT स्प्रे वगैरह कुछ भी, ये सारे ऐसे होते हैं जो इनके अंदर बायोमैग्निफिकेशन की क्षमता पाई जाती है। फलस्वरूप ये वातावरण में लंबे समय तक स्थायी रूप से रहते हैं। आज के मेरे अध्याय में मैंने आपसे जल प्रदूषण के बारे में बात की, वाटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।